नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जैसा कि हम आपको विज्ञान जो है, साइंस है, उसके प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर था दैनिक जीवन में विज्ञान, उसके अंतर्गत भी हम अलग अलग टॉपिक वाइज जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, घनत्व, उस टाइप से प्रश्न देख रहे हैं। तो पिछले वाले 30 प्रश्न साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 91 से, और ये प्रश्न आपके 120 तक टोटल हम जो है वो देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि ऊंचाई जो है उसकी जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। मतलब उसके नीचे के ही टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है। वैसे हम सामान्यतः ये देखते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो वही कह रहा है कि अगर ऊंचाई की अगर बात की जाए, ऊंचे स्थान पर आप चढ़े हैं, वहां पर अगर पानी देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है। इसका क्या रीजन जो है वो होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है था, उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, या क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, या फिर पर्वतों पर भारी जो हवाएं चलती हैं उनके कारण ऐसा होता है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई के आधार पर आप पर्वत पठार को ले सकते हैं अपने दिमाग में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है, और उसके कारण क्या होता है, उबलने का जो बिंदु होता है वो नीचे आता जाता है। यही रीजन होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी ना उबलकर उससे नीचे के टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न 92 कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या फिर आधा होता है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। साबुन के बुलबुले का या उसके जो अंदर का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उत्तर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब के कंपैरिजन में उससे जो है वो अधिक होता है। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 प्रश्न कह रहा है कि हम जो है दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण, या फिर घर्षण की कमी के कारण, या फिर घर्षण जो है उसकी अधिकता के कारण। तो बताइए, हमने इससे पहले के प्रश्नों में इसको लेकर यानी फिसलने को लेकर प्रश्न कराए भी थे, और आपका कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर किया था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो घर्षण है उसकी कमी के कारण ऐसा होता है कि हम दलदली जो सड़कें होती हैं उन पर फिसलते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। 94 प्रश्न देखते हैं कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का जो है संकेत करता है, या किस प्रकार का ये घोतक है, किस बात का यह घोतक है? तो गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावात की संभावना, संभावना नहीं संभावना, या फिर शुष्क मौसम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में प्रश्न नॉर्मली सा है, पूछा जरूर जाता है। तो बात करते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो ये तूफान को संकेत करता है, आंधी को संकेत करता है, झंझावत जो है उसको संकेत करता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से अगर छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे का जो माप है उसमें माप जो है उसमें कमी आएगी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, या गुब्बारे का आमाप और आकार पहले के समान ही जो है वो रहेगा। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा कि अगर आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलीथीन का गुब्बारा है, उसको आप क्या करते हैं, पृथ्वी के तल से जो है वो छोड़ते हैं, और जैसे जैसे ऊंचा जाएगा तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि गुब्बारे का जो आमाप है उसमें वृद्धि होगी। अगला देखते हैं 96 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? आपने अगर पर्वत वाली स्थान पे कभी कहीं गए होंगे, ऊंचाई वाली स्थान पर, तो आपने ये चीज महसूस भी की होगी। तो ऊंचाई के बढ़ने पर जो वायु दाब होता है वो घट जाता है, और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है, या फिर पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से में भर ही नहीं जा सकती, या फिर पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो अभी पूर्व के जो प्रश्न हमने देखे उसमें मैंने क्लियर तरीके से बताया कि जैसे जैसे आप ऊंचाई
ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है, दाब होता है, उसमें कमी आती जाती है। और जब वायु दाब कम हो रहा होता है तो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो भी बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन ही इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए पर्वतों पर सांस लेना कठिन जो है वो हो जाता है। अगला देखते हैं 97 कि जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिरा जाता है। क्योंकि इसका रीजन आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चार ऑप्शन में डायरेक्ट उत्तर की बात करेंगे, चारों ऑप्शन हम पढ़ के नहीं सुना रहे हैं कि जब 14 वायुदाब मापी जो है वो किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्योंकि तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा कि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो है वो निम्न हो जाता है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में नहीं, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर जो है वो उड़ाया जाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया है कि किस रीजन से जो है ऐसा किया जाता है। कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो उड़ान से पहले जो हवाई जहाज होता है वो आप देखते भी हैं, पहले यूं 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 जाता है, फिर धीरे 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 ऐसे उड़ जाता है। तो दौड़ मार्ग पर दौड़ाया क्यों जाता है, यही तो आपसे पूछा गया है। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए दिन रात यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जाते हैं। आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो कार्यकारी वायुदाब होता है, प्रेशर होता है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि लैंडिंग अच्छे तरीके से, लैंडिंग ना कह करके कह सकते हैं, ताकि जो उड़ान है वो अच्छी तरीके से जो है वो भरी जा सके। अगला है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर जो है वो फट जाता है। तो इसका पूछा गया है रीजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका भार बढ़ जाता है, वायु दाब जो है वो घट जाता है, या फिर आपका हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर वायु दाब घट जाता है। तो बताना है आपको कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब घट जाता है, बस यही रीजन हो जाता है। देखिए एक ही पर्टिकुलर पॉइंट आपके दिमाग में, तो इससे कितने प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही रिपीट भी होता है, आप देखेंगे तो बताइए। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, या फिर चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, या फिर प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में इसी रीजन से जो है वो पकता है, क्योंकि ज्यादा दाब होगा, अधिक दाब होगा, उसके कारण उबलता हुआ पानी होगा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो खाना भी जल्दी पकेगा। मेन आप जानते ही प्रेशर कुकर जो प्रेशर होता है उसी के कारण ही कोई भी चीज होती है जल्दी पकती है। अगला देखते हैं 101 प्रश्न की सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो विखंडन और संलयन दो वर्ड दे रखे हैं ये आपको काफी कंफ्यूज करते हैं। तो बताइए नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए दो ही ऑप्शन में आंसर है, ये भी मैंने आपके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बता दी, हेल्प कर दी। बताइए ऑप्शन ए या बी में से कौन सा सही होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन एकदम रट के रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। मैंने क्यों कहा दोनों में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई चीज विखंडित टूटती है तो वो फैलती है। तो ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि नाभिकीय विखंडन जो है सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसके निर्माण के संबंध में आप कहेंगे कार्यकारी होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। नाभिकीय संलयन ही आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। 102 प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। अभी मैंने जो प्रश्न देखा सेम वही रिपीटेड है, किसी का गलत नहीं होगा। उत्तर की बात करते हैं, नाभिकीय संलयन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है किस, ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत मोटर, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। उत्तर की बात कर लेते हैं चारों ही ऑप्शन में, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है ये परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अच्छा, डायनेमो को आप इस चीज से भी समझिए, जैसे कि आप जनरेटर आप देखते हैं वो एक
किस पर कार्य करता है आपका, उसमें मिट्टी का तेल या डीजल वगैरह कुछ भी डाल लें, मतलब क्या है वो यांत्रिक वर्क करता है ना घूम के। और वो किस में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है। देखते हैं शादी बारातों में वो जो जनरेटर होता है वो पर्टिकुलर पूरा जो वहां का एरिया होता है उसमें आप बिजली उपलब्ध हो जाती है। तो डायनोमो एक प्रकार से उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। पर इसी के अपोजिट होता है वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर आप देखते हैं घर में लगा होता है, तो वैद्युत मोटर क्या होता है, बिजली आप उसको देते हैं, सप्लाई देते हैं, यानी जब आप बटन ऑन करते हैं तो उसे विद्युत ऊर्जा मिलती है। और विद्युत ऊर्जा जब उसे मिलती है तो जमीन से वो पानी निकाल कर आपको देता है। तो वो जो पानी निकाल रहा है वो यांत्रिक वर्क कर रहा है। इसलिए जब अगर आपसे वैद्युत मोटर पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। अगला 104 प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। चार ऑप्शन है, बताइए। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 प्रश्न कह रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। आप देखते भी हैं कि रबड़ का जो गद्दा होता है वो बैठ जाता है, स्पंजी टाइप से होता है। तो वही आपसे पूछा गया है कि रबड़ के गद्दे वाले सीट पर अगर आप बैठते हैं या अगर लेटते हैं तो उसका जो आकार होता है वो परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जो है इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन है, बताइए। चली हुई गोली में नहीं है, बहते हुए पानी में नहीं है, चलता हुआ हथौड़ा या फिर खींचा हुआ धनुष। आई थिंक यही प्रश्न मैंने पूछा भी था आपसे पिछले वाले वीडियो में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छा प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। डेली 30 ही प्रश्न कराते हैं। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ, दोपहर 3 बजे आपकी करंट अफेयर के लिए है, शाम के 8 बजे जो है वो आपकी प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सोशल साइंस साइंस मिलाकर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो खींचा हुआ धनुष है इसमें आपकी गतिज ऊर्जा जो है वो नहीं है, बाकी सभी में है। तो पूछा ही गया था प्रश्न कि इसमें से जो है वो इनमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 107 की जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या फिर 3 गुनी बढ़ जाती है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कि जब एक चल वस्तु की गति डबल कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आप कहेंगे चौगुनी जो है वो हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा, यदि वस्तु की जो गति है उसको डबल जो है वो किया जाए। 108 प्रश्न देखते हैं कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका रीजन जो है वो पूछा गया है। क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है या व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। स्वयं से भी आपने देखा होगा, जीने पर अगर आपसे चढ़ने को कह दिया जाए तो आप थक जाएंगे, उतरने कहा जाए तो आसानी से उतर जाते हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर जो है बी वाला सही होगा, यानी कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए वो जो है वो अधिक ऊर्जा खर्च होती है और इसीलिए जो है वो थक भी जाता है। क्योंकि गुरुत्व बल नीचे की ओर करता है, आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे की ओर आती है, तो वो जब आप इसके अगेंस्ट जाते हैं, अपोजिट जाते हैं, तभी तो वो अधिक ऊर्जा खर्च होगी। 109 प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध जो है वो ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला सातेलिया का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर परासरण का नियम। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जो ये द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और इसमें जो ऊर्जा यहाँ पर बात की गई है, ये द्रव्य की जगह ऊर्जा को लेकर ही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हालांकि द्रव्य लिखा है पर बताया ऊर्जा को लेकर ही जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप जो है वो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको आप निर्माण या सृजन कर सकते हैं, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। 110 प्रश्न देखते हैं, स्वचालित जो वाहन होते हैं उनमें द्रव चालित जो ब्रेक है उनका इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। पास्कल का, टॉरिसेली का, आर्किमिडीज का या फिर न्यूटन का। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। एक 30 प्रश्नों वाला सेट हमने देखा था इससे पहले, जिसमें हमने क्या कहा था
जिसमें हमने न्यूटन पर बेस्ड हमने काफी प्रश्न कराए थे। तो वहां से आपका वो कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पर यहाँ पर न्यूटन नहीं सही है, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उत्तर की बात करते हैं तो द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो आप कहेंगे पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग आपका जो है ये होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो रेल की पटरियां हैं वो अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक्ड की गई हैं, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, या फिर रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, या फिर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, या रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो बताइए आपकी रेल की जो पटरियां होती हैं वो अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 112। 112 प्रश्न आपका कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता क्यों है। आपने देखा भी होगा जो साइकिल रेसिंग होती हैं उनमें भी होता है, बाइक में भी आप देखते हैं जो मोटो जीपी वाली रेसिंग होती है। तो वही कह रहा है कि जब वो मुड़ाता है किसी भी साइड तो हल्का सा अपने शरीर को भी उस तरफ बेंड कर लेता है, झुका लेता है। इसका रीजन क्या होता है? साइकिल और आदमी की गति समान होना चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा, या फिर वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, या फिर वो इसलिए झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। सेम यही चीज मैंने जो झुकी हुई मीनार है उसके बारे में भी सेम यही कंसेप्ट बताया था। तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर अवश्य ले गए होंगे। अगला है 113 प्रश्न कि कोई साइकिल जो है वो सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता है। तो ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा आसानी से आप कर लेंगे, बिल्कुल वो अंदर की ओर झुकता है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जिस तरफ मुड़ रहा है वो उसी तरफ तो झुकता है। तो 113 का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 प्रश्न देखते हैं कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, या फिर गुरुत्व बल, या फिर घर्षण बल। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा, और वीडियो को सभी लोग शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के साथ। तो आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका अपकेंद्रीय बल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी दूध से इस प्रकार से क्रीम अलग करने की बात की जा रही हो तो अब अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण जो है वहां पर पूछा जाता है। 115 प्रश्न कह रहा है कि जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति जो है उससे भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र जो बल होता है वो पानी के वजन से अधिक होता है, या फिर पानी के वजन से कम होता है, या फिर बाल्टी की उच्चतम जो स्थिति है उसमें पानी का वजन कम हो जाता है, या फिर पानी और बाल्टी के बीच का संसंजन बल अधिक होता है। तो चार ऑप्शन है, बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब केंद्र बल पानी के वजन से जो है वो अधिक होता है, यही आपका जो है वो रीजन हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 116 प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण में से वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, अपकेंद्रण जो है आपका सही होगा। 117 प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का रीजन जो है वो क्या है। पृथ्वी के निकट है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या फिर इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग साध्य मूल वेग से कम होता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे चौथा ही ऑप्शन आपका सही है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वो वेग होता है जो किसी भी पिंड को, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकलने के लिए आवश्यक वेग होता है। यानी कि अगर आप यहां से कोई चीज बाहर फेंकें जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो नहीं जाएगी, वो लौट कर आ जाएगी। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पर एक वेग होता है और वो वेग होता है 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकंड। अगर इस वेग से आप किसी भी चीज को फेंकेंगे, किसी भी वस्तु को फेंकेंगे, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जो है वो निकल जाएगी। तो ये जो आवश्यक वेग मैंने यहाँ पर लिखा, यही होता है आपका पलायन वेग। जैसे जितने भी भेजे जाते हैं आपके उपग्रह वगैरह हो गए, तो उनको इसी स्पीड से बाहर जो है निकाला जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपका 118 प्रश्न है। 120 तक ही हम देखेंगे, 2-3 प्रश्न और शेष रह गए हैं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण जो है उसके आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट या विमान? तो रैखिक बल के संरक्षण के संदर्भ में जो है आपसे पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जेट जो है आपका रैखिक बल के संरक्षण पर के आधार जो है उस पर कार्य करता है। 119 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित जो है वो किए गए या किए जाने पर कोई रॉकेट जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। अभी मैंने जो प्रश्न बताया था उसमें पलायन वेग, वही देखिए यहाँ पर पूछा गया है। मैंने क्या बताया था, वही यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी तल से अगर कोई न्यूनतम वेग है उससे प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट क्या है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर लेगा तो अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये जो वेग होता है इसी को हम पलायन वेग कहते हैं और इसका मान मैंने बताया अभी आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान दीजिए प्रश्न में ऑप्शन में घंटा एच भी लिखा हुआ है, ये गलती ना करिएगा। आपका सेकंड जो है वो होता है, तो उस आधार पर आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं और अन्य लोगों के साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। 120 प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। आवर्त काल मैंने बताया था, जैसे पेंडुलम की जो आपकी घड़ी होती है उसमें नीचे इस टाइप से जो घंटा एक पूरा कंप्लीट होता है एक इधर से उधर जाने में, तो वो आपका पूरा आवर्त काल कहलाता है। तो वही आपसे भू स्थिर उपग्रह का पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका 24 घंटे जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताइएगा। तो ये है आपका प्रश्न कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5 या फिर 1/4 या फिर 1/6 या फिर 1/8? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सभी आपके देखिए उसी टाइप के प्रश्न है दैनिक जीवन में विज्ञान पर आधारित, जो कि आपका एग्जैक्ट कोर्स में भी जो है वो दे रखा है और थोड़ा सा लेवल भी इस टाइप से है जैसे कि जूनियर में आपके कोर्स में भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।